हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी स्टडीज़। मेरा नाम है संत प्रकाश और जैसा कि आपको पता है, सतीश सर अपने चैनल संस्कार टेक्निकल में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डेली 8 बजे एक टेस्ट लेते हैं, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर डिस्कशन कराता हूँ। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें आप अपने टेस्ट का छठा और फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। एक चुंबक के उत्तर ध्रुव को परिनालिका से दूर ले जाने पर परिनालिका में उत्पन्न धारा की दिशा क्या होगी ना। यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चंस के भी कुछ डिटेल्स हैं जो पता होना चाहिए आपको। मैंने आपको पिछले सेशन में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बताया था कि जब आप एक चुंबक को परिनालिका के पास मोशन कराते हैं, चाहे वो आप नज़दीक लाएं चाहे दूर ले जाएं, उससे क्या होता है कि परिनालिका के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स भी आपको पता होगा कि किसी सरफेस के लंबवत उसके परपेंडिकुलर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो जब आप चुंबक को दूर या नज़दीक ले जाते हैं तो उससे परिनालिका के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। क्लियर? तो इस धारा की दिशा के बारे में पूछा जा रहा है कि एक चुंबक के नॉर्थ पोल को आप परिनालिका से दूर ले जाते हैं तो उस परिनालिका में उत्पन्न धारा क्या होगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या सीधी, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये एक सोलिनॉइड है और ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इस सोलिनॉइड से दूर ले जाया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने लेंज का नियम भी आपको बताया था कि जो धारा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, जो करंट सोलिनॉइड में उत्पन्न होगी वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारक का विरोध करेगी। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का कारण है इस चुंबक को पीछे खींचना। इस चुंबक के पीछे जाने से ही इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन के कारण इसमें उत्पन्न धारा इसके पीछे जाने का विरोध करेगी ना। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए कि धारा इस तरह से उत्पन्न हो कि ये वाला जो हिस्सा है वो साउथ पोल बन जाए, तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल सामने है, इसका साउथ पोल बन जाएगा और आप खींचने की कोशिश कीजिएगा तो ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगी। आप खींच रहे हैं, साउथ पोल इसका विरोध कर रहा है और इसको अपनी तरफ खींच रहा है, आप इस तरफ और ये सोलिनॉइड इसको इस तरफ खींच रहा है। ऐसा तब पॉसिबल है जब ये वाला सिरा साउथ पोल का काम करे। और आपको पता ही है कि अगर साउथ पोल का काम कर रहा है तो धारा की दिशा क्या होगी, ये वाला ट्रिक आपको याद ही होगा। तो ये किसको बता रहा है, साउथ पोल और क्लॉकवाइज। इसका मतलब धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी। तो एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आप नॉर्थ पोल को पीछे खींचेंगे और ये साउथ पोल बन जाएगा और इसको अट्रैक्ट करेगा ताकि आपको ताकत लगे, ठीक है, विरोध करेगा। और साउथ पोल के लिए धारा की दिशा होगी क्लॉकवाइज, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, जिसका की उपयोग छोटे मोटे धारा को मापने के लिए, कितना आवेश प्रवाहित हुआ है उसको मापने के लिए, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको मापने के लिए यूज होता है, उसकी सुग्राहिता क्या होती है? धारा की समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की समानुपाती, कुंडली के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, उपरोक्त सभी। तो चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। ये सामने आप एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देख पा रहे होंगे जिसमें कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो रेडियल डायरेक्शन में हो, जिसका हिंदी में त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये हमेशा इसकी क्वालिटी है कि कॉइल के परपेंडिकुलर ही रहेगी। कॉइल कितना भी घूम जाए ये हमेशा कॉइल के परपेंडिकुलर ही रहेगी, यानी कि थीटा हमेशा 90 डिग्री बना रहेगा। अब हम लोग सुग्राहिता का मतलब समझते हैं। सुग्राहिता मतलब होता है सेंसिटिविटी। अगर कोई इंसान ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसका मतलब क्या होता है कि उस पर किसी भी चीज़ का असर ज़्यादा पड़ता है, थोड़ी सी भी चीज़ का उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि थोड़े से भी करंट के लिए उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, यानी एक निश्चित करंट के लिए कोई गैल्वेनोमीटर जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा उतना ही ज़्यादा वो सेंसिटिव होगा। राइट? देखिए ऐसा होता है कि करंट प्रवाहित होने पर इसमें एक टॉर्क डेवलप होता है और टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या करता है, कुंडली को घुमाता है और कुंडली घूमती है और चूंकि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है तो स्प्रिंग इसको ज़्यादा घूमने नहीं देती है। थोड़ा सा घूमने के बाद ये स्प्रिंग इसको रोक देती है। आप समझ रहे होंगे कि स्प्रिंग को एक आप लिमिट तक ही घुमा सकते हैं। तो फाइनली ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, घूम करके रुक जाता है। तो आप देखिए, मान लीजिए कि आई धारा प्रवाहित होने पर ये जो कॉइल है वो थीटा डिग्री से घूमकर रुकती है। आप समझ ही रहे हैं, जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ज़्यादा टॉर्क डेवलप होगा और कुंडली उतना ही ज़्यादा घूमेगी। तो आई धारा प्रवाहित करने पर थीटा कोण से घूमती है, तो इकाई धारा यानी 1 एम्पियर धारा के लिए कुंडली जितने कोण से घूम पाएगी उसको ही कहते हैं सेंसिटिविटी। यानी थीटा, 1 एम्पियर के लिए जितना थीटा होगा वही कुंडली की सेंसिटिविटी होगी। यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा है, टॉ यानी कि जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है वो BINA होता है। ये मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर बल आघूर्ण को स्प्रिंग ने बैलेंस कर रखा है तो उसका स्प्रिंग में उत्पन्न बल आघूर्ण का मान
थीटा के होता है, जहां के को कहते हैं स्प्रिंग का ऐंठन नियत। नाउ आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से थीटा इज इक्वल टू BINA/K हो जाता है, समझ रहे हैं आप। और अगर आप I को 1 एम्पियर पुट कर दें, अगर करंट को 1 एम्पियर पुट कर दें, तो इससे जो आपको थीटा का वैल्यू मिलता है वही हो जाएगी सेंसिटिविटी, क्योंकि सेंसिटिविटी मतलब 1 एम्पियर करंट के लिए कुंडली का विस्थापन। तो 1 पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाता है 1 पुट करने पर BNA, क्योंकि ये तो 1 हो गया, बाई के, BNA/K, यही है गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। तो आप देख सकते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की भी समानुपाती है और गैल्वेनोमीटर के कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स की समानुपाती है, उसके एरिया की समानुपाती है और K की व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पर I आप 1 पुट कर चुके हैं इसलिए वो हट चुका है, इसका I से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन आपका बी था कि चुंबकीय क्षेत्र का समानुपाती होती है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत था क्योंकि उसमें लिखा था चुंबकीय क्षेत्र की व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन यहां तो उल्टा है, ये सेंसिटिविटी बी के समानुपाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा मजेदार है। पाइप 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 2 मीटर लंबे चालक के 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करने पर चालक के सिरों के बीच उत्पन्न EMF होगा। नाउ देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, इस तरह, और यहाँ पर हम एक चालक को मूव करा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, जो ये मेरा कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मेरा चालक इधर मूव कर रहा है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक करंट इसमें डेवलप होगी, ये तो आपको पता है। नाउ करंट अगर डेवलप हो रही है तो जरूर EMF भी डेवलप हुआ होगा, क्योंकि बिना EMF के यानी कि बिना वोल्टेज के करंट तो डेवलप हो नहीं सकती, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि जो EMF डेवलप हो रहा है वो कितना है। नाउ आपको ये पता है कि जो फोर्स लग रहा है वो है Q, चार्ज पर लगने वाला फोर्स QVB sin थीटा। तो चूंकि जो कंडक्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है इसलिए थीटा 90 डिग्री होगा, तो वो हो जाएगा 1, राइट। तो QVB ये आपका फोर्स है Q कूलॉम चार्ज पर, राइट। नाउ आपको Q चार्ज को इस छड़ के इस छोर से इस छोर तक ले जाना है, क्योंकि आपसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का विभवांतर यानी कि EMF पूछा गया है। तो आपको यहां से यहां तक चार्ज को ले जाना है, तो फोर्स QVB है और आपको जो डिस्प्लेसमेंट कराना है वो L है। तो ये हो जाएगा कार्य वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है L। तो आपको W मिल गया QVBL। नाउ EMF इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई Q। EMF इज इक्वल टू W बाई Q, यानी Q से डिवाइड कर दीजिए तो QU कट गया, तो आपको मिल गया BLV, जहां B चुंबकीय क्षेत्र है, L चालक की लंबाई है और V चालक का वेग है। आप इसको एक वर्ड से याद कर सकते हैं, बिलीव। ठीक है, बिलीव, BLV का साउंड आ रहा है, तो ये हो गया फॉर्मूला चालक के कंडक्टर के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला EMF का। अब इसमें पुट कर दीजिए, B 5 है, L 2 है और जो वेलोसिटी है वो 10 है। तो इस तरह से आंसर आ रहा है 100 वोल्ट, विच इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, है कि नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिजिक्स का चौथा और आपके क्विज का 9वां क्वेश्चन ये था कि AC डायनामो में दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर का काम कौन करता है। पूर्ण वलय जो कंप्लीट रिंग्स होती हैं वो, विभक्त वलय स्प्लिट रिंग्स जिसको अर्धवलय भी कहते हैं वो, या फिर आयताकार कुंडली रेक्टेंगुलर कॉइल, या फिर इनमें से कोई नहीं। नाउ जब मैं ये क्वेश्चन सेट कर रहा था तो आइंस्टीन और न्यूटन दोनों ने मुझे कॉल करके बोला कि इतना फनी क्वेश्चन सेट करोगे। तो ये क्वेश्चन फनी है क्योंकि देखिए AC डायनामो में दिक् परिवर्तक का कार्य कौन करता है। दिक् परिवर्तक होता क्या है, देखिए जब आयताकार कुंडली घूम रही होती है तो एक हिस्सा एक बार नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है। देखिए ये नीचे गया और फिर ऊपर आया। तो इस तरह से अगर कंप्लीट रिंग रहेगी तो एक बार धारा इधर से फ्लो करेगी और एक बार उधर से फ्लो करेगी। उसको एक ही डायरेक्शन में मेंटेन करने के लिए हम लोग स्प्लिट्स रिंग का यूज़ करते हैं, अर्धवलय का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ही घूमने का डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे यहाँ से ये नीचे जा रही थी, जैसे ही इसका ऊपर जाना शुरू होता है उसी तरह से टर्मिनल्स का कॉन्टैक्ट भी चेंज हो जाता है और इस तरह से जो आउटपुट मिलता है वो एक ही डायरेक्शन में मिलता है। ये हो गया आपका DC डायनेमो। तो DC डायनेमो में स्प्लिट रिंग्स का यूज होता है जो कि कम्यूटेटर का काम करती हैं, और AC डायनेमो में तो हम लोग को AC मिलती है जिसमें कि धारा बदलती रहती है, तो इसमें कम्यूटेटर का यूज नहीं होता है। AC डायनेमो में कम्यूटेटर का यूज होता ही नहीं है, इसलिए नो कम्यूटेटर, इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें। तो चलिए मज़ेदार क्वेश्चन था ये, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं अपने जो क्वेश्चंस हैं ना उनको बहुत मुश्किल रखना चाहता हूँ, ना ही बहुत आसान बनाना चाहता हूँ, ना ही वैसे क्वेश्चन
पूछना चाहता हूं जो आपको हर जगह दिख जाएंगे। तो आप अपना जीएस पढ़ते रहिए, मेरे क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग, कुछ क्वेश्चन फनी, कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग, कुछ क्वेश्चन साधारण भी लगेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ लोगों को अलग लग सकता है क्योंकि शायद इस क्वेश्चन से पहले भेंट ना हुई हो। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्भर करती है माध्यम की विद्युतशीलता पर, चुंबकशीलता पर, घनत्व पर, या फिर ए और बी दोनों सही हैं। तो एक बहुत बड़ी खोज थी फिजिक्स की, बहुत ही सेलिब्रेटेड डिस्कवरी थी ये। इसको कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन से मतलब नहीं है, लेकिन मैक्सवेल्स इक्वेशन का एक कंक्लूजन था। ये कंक्लूजन था कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें कि प्रकाश भी शामिल है, उसकी वेग किसी माध्यम में होती है c = √ε × μ, जहां पर एप्सिलॉन हो गया पदार्थ की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी, और म्यू हो गया उस पदार्थ की यानी माध्यम की परमिएबिलिटी यानी कि चुंबकशीलता। ठीक है, तो इन दोनों पर डिपेंड करती है। अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के लिए एक्सप्रेशन हो जाता है 1/√ε0 × μ0, जहां μ0 है मुक्त आकाश की चुंबकशीलता, ε0 है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, और इसको अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा। तो ये था आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए, पहले मैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर ये है आपका फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। क्वेश्चन था डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ऑप्शंस मैंने दिए थे उसके अकॉर्डिंग आंसर फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम होगा, यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हाँ, इसका एक और पॉसिबल आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। इसका एक आंसर अगर ऑप्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो तो वो आंसर होगा। ये याद रखिए कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दोनों एक साथ ऑप्शंस में नहीं होंगे। क्लियर है आंसर? अगर पूछा जाए डायनेमो किस पर कार्य करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। चलिए, आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक सॉलिनॉइड है और किसी चुंबक के साउथ पोल को सॉलिनॉइड के करीब लाया जाता है। साउथ पोल को सॉलिनॉइड के करीब लाया जाता है, तो सॉलिनॉइड में उत्पन्न धारा की दिशा क्या होगी? कैसे सॉल्व होगा ये मैंने वीडियो में के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।